Hello, this is part 4 of chapter 1 Decolonization and After, and this is the history book of SOL, The World After 1945. In this video, we will be discussing the question answers which are given in the book of SOL. The first question is explain briefly the concept of decolonization. यानी कि डीकोलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है ब्रीफली. दिस इज शॉर्ट आंसर, नो नीड टू राइट 4 to 6 पेजेस ऑन दैट. शॉर्ट में हम एक्सप्लेन करें कि डीकोलोनाइजेशन होता क्या है. डीकोलोनाइजेशन मतलब कि जब जो कॉलोनियल स्टेट्स थे वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं. कैसे हुआ, पूरा नेशनलिज्म की फीलिंग आई उनके अंदर. ऑल दिस यू कैन एक्सप्लेन. कैसे कि जो फॉर्मर कॉलोनीज़ थी, जैसे कि वो डच, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन की थी, वो सारे के सारे अपने आप को इंडिपेंडेंस के लिए डिक्लेयर कर देती है. वॉर हुए उनके अंदर. वी कैन राइट सम एग्जांपल्स, जैसे कि इंडिया कब हुई थी 1947 में, एंड ऑल दिस. द सेकंड क्वेश्चन इज इन्यूमरेट वेरियस इवेंट्स दैट लीड टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन अल्जीरिया. यानी अल्जीरिया में जो वॉर हुआ था, दिस इज़ अ सेपरेट टॉपिक इज गिवन इन दिस बुक and I have already made a separate video on that. You can see that. यानी अल्जीरिया में जो इंडिपेंडेंस के लिए वॉर हुआ था वो कैसे हुआ था, उसके लिए डिफरेंट ग्रुप्स बने थे, वो सारे हमें मेंशन करने हैं यहाँ. और कैसे वॉर हुआ और वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, इंडिपेंडेंट बन गया अल्जीरिया, और सारा का डिस्ट्रक्शन कितना हुआ था कि लास्ट में अल्जीरिया खुद अफोर्ड नहीं कर पाया था, उसके लोगों को खुद फ्रांस में जाकर रहना पड़ा था. दिस इज़ ऑल विच यू हैव टू मेंशन हेयर. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ पोस्ट कोलोनियलिज्म. यानी कि पोस्ट कोलोनियलिज्म क्या होता है, इसमें हमें लिखना है. इन दिस सेपरेट वीडियो ऑन दैट ओनली कि पोस्ट कोलोनियलिज्म होता क्या है. इसमें आपको लिखना है कि जैसे पहले कॉलोनीज़ थी, बाद में कॉलोनियल एम्पायर्स थी, वो चली गई उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके, लेकिन फिर भी उनका इनडायरेक्ट वे में उनके ऊपर रूल रहता था. ईदर इट इज़ इन ट्रू डिकोलोनाइजेशन और फॉल्स डिकोलोनाइजेशन. दैट इज़ ऑल्सो विच यू कैन मैंशन हेयर. एंड आपको यहाँ बताना है कि जैसे वो चली गई थी तब भी जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स था उसकी ज़रूरत थी, उनको अपनी गवर्नमेंट को चेंज करने की ज़रूरत थी. क्यों? क्योंकि अभी भी देवर इन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ देयर फॉर्मर कॉलोनियल एम्पायर्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डीकोलोनाइजेशन. यानी हुआ क्यों था, इसका रीज़न क्या था. इसमें आप रीजंस दे सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू फ्रांस थी, जैसे जापान था, इनका वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी खुद की जो इकोनॉमी है वो ख़राब हो गई थी, जिसकी हेल्प से ये वीक थे. देवर इकोनॉमिकली वीक. और जो खुद की जो कोलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी, जैसे कि अल्जीरिया थी, इंडोनेशिया थी, इन सब में क्या हो गया था, नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई थी. स्प्रेड ऑफ प्रिंट मीडिया वाज वन ऑफ द रीज़न. तो ये सब आप कॉजेज़ बता सकते हो कि डिकोलोनाइजेशन हुआ कैसे था. नाउ लॉन्ग क्वेश्चन, गिव अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन अल्जीरिया. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट, आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं. और इसमें बताना है कि पूरा अल्जीरिया का इंडिपेंडेंस हुआ कैसे था, पूरा वॉर कि अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म हुए थे और क्या हुआ था, अलग अलग उन्होंने डिमांड की थी, खुद उनके बीच में भी फाइट हो गई थी ग्रुप्स के बीच में. लेकिन लास्ट में क्या हो गया था, जो रिजल्ट उनका क्या हो गया था कि वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गए थे, लेकिन फिर भी उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी. और जो ब्रिटेन जो फ्रांस के लोग थे वो छोड़ना नहीं चाहते थे उनके एम्पायर को. और जो अल्जीरिया के जो लोग थे, यानी कि जो मिक्स पॉपुलेशन थी, उन्होंने 3 ग्रुप्स बना लिए थे. और दे नो लॉन्गर वांट कि हमें अब भी कोई आके हमारे ऊपर रूल करे. और इसका पूरा डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस के बारे में क्या इम्प्लाई करता है, वो यही है कि डीकोलोनाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है एज इट अपीयर्स इन डेफिनेशन. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा डीकोलोनाइजेशन का मीनिंग यहाँ हमें समझ में आया है कि वो बहुत ही, उसका रिजल्ट बहुत हो सकता है डिवास्टेटिंग हो सकता है. डीकोलोनाइजेशन अगर वॉर हो जाए दोनों साइड के बीच में, तो जो डेथ होंगी लोगों की वो भी ज़्यादा होंगी, जो इकोनॉमिक कंडीशन आ जाएगी वो बहुत ख़राब हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डाउन होगा वहाँ का, वो सारा लिख सकते हैं हम. नाउ कम्स सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन इंडोनेशिया. यानी अब इंडोनेशिया के बारे में लिखना है. दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि इंडोनेशिया और अल्जीरिया के बारे में बताना. इंडोनेशिया में हमें पूरा लिखना है कि पहले कैसे वो उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में कैसे आया डच क्राउन का रूल आया इसके ऊपर. पहले जावा आइलैंड था कैसे, और कैसे इन्होंने पहले खुद के अंदर इन खुद फीलिंग थी रैशनलिज्म की, और बाद में इन्हें टीचिंग करा दी गई थी, जिसकी वजह से क्या हो गए, इन्होंने अभी फिर यूथ प्लेज भी ली थी, इनके स्टूडेंट्स ने भी अपनी फॉर्मेशन करी थी अपनी अलग पॉलिटिकल ग्रुप की. तो दैट इज़ ऑल विच यू हैव टू राइट हेयर. बाद में बता रखा है कि कैसे ये डिफरेंट है अल्जीरिया से. तो वो यहाँ यही बताना है कि अल्जीरिया में जैसे वॉर हुआ था, जिसका जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी अलग था, जो काफ़ी ख़तरनाक था,
लेकिन जो इंडोनेशिया था उन्होंने रेजिस्टेंस फेस किया था, यानी कि वो वॉर डायरेक्ट दे वर नॉट इन्वॉल्व इन वॉर, बल्कि उन्होंने सिर्फ परसुएशन से बातें कर करके ही क्या हो गया था, इंडोनेशिया में डिकोलोनाइजेशन हो गया था। यानी कि डिकोलोनाइजेशन में हुआ था जो इंडोनेशिया में, इट वॉज मच सिंपल, और जो रिस्क था लाइव्स लोगों की डेथ का वो बहुत कम था डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन इंडोनेशिया में। नाउ कम्स व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ कॉलोनियल रूल, इसमें भी आपको यही लिखना है जो यहाँ हमने 4th क्वेश्चन में लिखा था कि क्यों हुआ, वही हमें प्रिंट मीडिया का, नेशनलिज्म की फीलिंग का, यहाँ आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन देनी है, तो आप यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हो आप जापान का, फ्रेंच का, कि फ्रांस का, कि यहाँ क्या हो गया था, इनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इनकी इकोनॉमी को डाउन कर दिया था। इकोनॉमी डाउन होने के बाद क्या हुआ, ये खुद फेस नहीं कर पा रहे थे और ये क्या चाहते थे कि अब हम और कॉलोनीज बनाए ताकि हम वहाँ से इकोनॉमिक सपोर्ट ले सके। लेकिन जो ये ऑलरेडी कॉलोनीज बना रखे थे वही इनके अगेंस्ट जा रही थी और दे नो लॉन्गर वांटेड देयर कंट्रोल और देम। तो ये सारा अब हम इसमें लिख सकते हैं, प्रिंट मीडिया, नेशनलिज्म की फीलिंग का, ये सारा। नेक्स्ट कम्स इलेबोरेट अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस ऑन अ ग्लोबल स्केल, यानी ग्लोबल स्केल में डिकोलोनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट था, उसमें हम सब बता सकते हैं कि कैसे यूएन की मेंबरशिप बढ़ गई थी। यूएन की मेंबरशिप 20 ईयर्स में कितनी बढ़ी थी डिकोलोनाइजेशन होने के बाद। आप इसको पूरा इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग से बता सकते हैं, क्योंकि इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है चैप्टर के बीच में, तो आप इसको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इससे आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो मार्क्स तभी मिलेंगे तो आप इसमें लेंदी लिखोगे कुछ ज़्यादा। तो हमें बता देना है यहाँ कि कैसे ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से जो बाकी की जो कॉलोनीज़ थी, जो पहले सिर्फ अपनी फॉर्मर कॉलोनियल एम्पायर के साथ ही ट्रेड करती थी, वो बाद में सभी कंट्रीज़ के साथ उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म हुआ था, यानी उनके ऊपर इम्पैक्ट था, वो भी अब कम होने लगा था ग्लोबलाइजेशन के बाद। क्यों? क्योंकि अब वे डायरेक्ट उनके कंट्रोल में नहीं थी, बल्कि और कंट्रीज़ थी, उनके साथ भी उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। और आप यूएन की मेंबरशिप लिख सकते हो कि पहले तब तक वो कॉलोनीज़ थी, तब तक वो यूएन के मेंबर नहीं बने थे, लेकिन बाद में बन गए। और क्या हुआ, ग्लोबल स्केल में अगर हम देखें तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनसे उन्होंने लोन लेना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो अपनी कंट्रीज़ की इकोनॉमिक जो उनकी कंडीशन है उसको ठीक कर सके। और हम ये सारा इसमें लिख सकते हैं। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो।